हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा वीटीपीसी में आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं मैं बायोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज़ की पार्ट 4 लेकर, जिसमें अपन जानेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जिनके बारे में डिटेल से उनका एनालिसिस करेंगे और उनको अच्छे से रीड करने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिएगा और जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं वो चैनल को अवश्य विद बेल आइकन बटन सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसके आने वाले जितने वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को और बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सके। तो आज अपन बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि वलय किसकी प्रक्रिया से बनते हैं। तो आपको बताना है जो वृद्धि वलय होते हैं वो किसकी प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। तो ऑप्शन ए है कैम्बियम, बी जाइलम, सी फ्लोएम और डी जाइलम एवं फ्लोएम। तो आपको बताना है फ्रेंड कि जो वृद्धि वलय होती हैं को किसकी क्रिया से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैम्बियम के द्वारा, यानी कि कैम्बियम की क्रिया के द्वारा जो वृद्धि वलय होती है जिनको ग्रोथ रिंग्स कहा जाता है उनका निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब अपन अन्य जो ऑप्शन है उनके बारे में भी अपन जान लेते हैं। पहला दूसरा है ऑप्शन बी जाइलम है। तो जाइलम होता है ये क्या है कि जड़ द्वारा अवशोषित जो जल व खनिज लवण होता है उनको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, और ये जो भाग होता है ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में कार्य करता है। अपवर्ड के मतलब ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाने का कार्य करता है। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर, जो जमीन के अंदर खनिज पदार्थ, भोज्य पदार्थ होते हैं, जो जल और खनिज पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है कि पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। वो कौन होता है, जाइलम होता है। दूसरा अपन बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम होता है वो हमेशा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बने जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये होता है हमेशा इसके जस्ट विपरीत। जो जाइलम होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में कार्य करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कार्य करता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण का क्या अर्थ है। यानी कि आपको बताना है कि परागण क्या चीज होती है। ए परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, कहने का मतलब जो एंथर होता है उस एंथर का जो परागकण होते हैं उनके स्टिग्मा पार्ट तक जाना। बी परागकण का अंकुरण, सी परागनली की बीजांड में वृद्धि और डी पुष्प में कीड़ों का आना। तो इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। यानी कि जो परागधान, जो एंथर पार्ट होता है उस एंथर पार्ट से जो परागकण होते हैं उनके स्टिग्मा पार्ट तक पहुंच जाता है तो उनको क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो इसे क्या कहेंगे अपन, ये जो क्रिया होती है इसको पोलिनेशन कहा जाता है, परागण कहते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं ए परिपक्व बीज, बी बीज रहित फल, सी बिना परागण और निषेचन के बना फल, डी केवल बीज फल नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिना परागण और निषेचन के बना फल होता है। यानी कि अनिषेक फल वह होता है जिसमें परागण व निषेचन की कोई भी क्रिया संपन्न नहीं होती है। ओके, जैसे अपन बात करें जो बनाना होता है, ग्रेप्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये अनिषेक फल होते हैं क्योंकि इनके अंदर होता है, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी परागण नहीं होता है और ना ही इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण क्या है। आपको बताना है कि जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए है नर युग्मकोद्भिद, बी मादा युग्मकोद्भिद, सी नर बीजाणुद्भिद, सी मादा बीजाणुद्भिद। तो आपको बताना है इनमें से ऐसे कौन से जो परागकण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर युग्मकोद्भिद। यानी कि जो नर युग्मकभिद होते हैं वो क्या होते हैं, परागकण कहलाते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश प्रायः होता है ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित और डी किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी द्विगुणित होता है। यानी कि आवृत बीजी, आवृत का अर्थ होता है आवृत यानी कि ढका हुआ बीजी बीज, यानी कि चारों ओर से ढके हुए जो बीज होते हैं जिनके ऊपर आवरण होता है वो आवृत बीजी होते हैं। तो उनमें जो भ्रूणपोष होता है वो प्राय किस प्रवृत्ति का होता है, कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विगुणित होता है। ओके, तो भ्रूणपोष की अपन बात करें तो भ्रूणपोष रहता है वो हमेशा भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और जो एम्ब्रियो होता है, वो हमेशा कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ओके, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बीज किसमें बनता है? ए एम्ब्रियो से, बी एम्ब्रियो सैक से, सी ओवेरी से, और डी ओव्यूल से। तो आपको बताना कि बीज किसमें बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीजांड से बनता है। यानी कि किससे बनता है बीज? हमेशा बीजांड से बनता है। बीजांड से किसका निर्माण होता है? हमेशा बीज का निर्माण होता है। यानी कि निषेचन के बाद जो बीजांड से बीज और ओवेरी यानी कि अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। बीज तो किससे बनता है? बीजांड से, और ओवेरी से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक ही पादप में एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? ए समकाल पक्वता, बी भिन्नकाल पक्वता, सी गीटोनोगेमी, और डी जीनोगेमी। तो आपको बताना है कोई भी एक पादप और उस पादप के अंदर जो पुष्प के परागकण होते हैं उनका दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गीटोनोगेमी कहलाता है। यानी कि एक ही पादप से एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के पादप वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? गीटोनोगेमी कहलाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरी का नट जो सुपारी होती है का खाने योग्य भाग कौन सा है? ए बीजावरण, बी भ्रूणपोष, सी अंतःफल भित्ति, और डी मध्य फल भित्ति। तो आपको बता रहे हैं जो सुपारी होती है उसका खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडोस्पर्म। यानी कि उसका जो भ्रूणपोष होता है, जो सुपारी का भ्रूणपोष होता है वो उसका खाने योग्य भाग होता है। ओके फ्रेंड, आपको ये फ्रेंड अच्छे से याद रखना है कि एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इनसे रिलेटेड अवश्य पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि जो सुपारी होती है उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा फल नट फल है? ए मूंगफली, ग्राउंड नट, बी एरिका नट सुपारी, सी वैट नट अखरोट, और डी कैश्यू नट काजू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फल हो जो नट फल के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, काजू होता है। जो कैश्यू नट होता है, काजू जिसे अपन कहते हैं, वो क्या होता है? कि नट फल होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा है? आपको बताना है कि जो नारियल होता है, नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ए भ्रूणपोष, बी मध्य फल भित्ति, सी अंतःफल भित्ति, और डी बाह्य फल भित्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रूणपोष होता है। यानी कि जो एंडोस्पर्म पार्ट होता है वो हमेशा नारियल का खाने योग्य भाग होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत बीजी के पौधों में बीज में होता है। क्वेश्चन बार रिपीट कर रहा हूं। आवृत बीजी पौधों के बीज में होता है। ए केवल बीज पत्र, बी केवल भ्रूणपोष, सी केवल प्लूम्यूल और रेडिकल, और डी सुप्त एम्ब्रियो। तो आपको बताना है जो आवृत बीजी पौधों के बीज में होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुप्त एम्ब्रियो होता है। क्योंकि जो आवृत बीजी के पौधों के बीज में हमेशा क्या पाया जाता है? सुप्त एम्ब्रियो के डोरमेंट एम्ब्रियो होता है। जो जबकि अपन बात करें प्लम्यूल, तो प्लम्यूल होता है वो हमेशा तने का विकास होता है, और रेडिकल से हमेशा किसका विकास होता है? रूट का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का का दाना है। ए बीज, बी वास्तविक फल, सी भ्रूण, और डी अवास्तविक फल। तो जो फ्रेंड मक्का का दाना होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो रियल फल होता है, एक्चुअल जो फ्रूट होता है वो क्या होता है? मक्का का दाना होता है। यानी कि वास्तविक फल इसका राइट आंसर होगा। तो जो मक्का का दाना होता है वो हमेशा ट्री फ्रूट होता है,
और जिस फल का विकास किसके होता है, ओवेरी से होता है, जो अंडाशय होता है उससे होता है, या सत्य फल या वास्तविक फल जिसको अपन कहते हैं। ओके, यानी कि जिस फल का विकास ओवेरी के माध्यम से होता है उसको अपन सत्य फल, वास्तविक फल या किसके रूप में जानते हैं, यानी कि ट्रू फ्रूट के रूप में जानते हैं। जैसे अपन बात करें आम है, मैंगो, केला, जामुन आदि क्या होते हैं, ये सारे के सारे किसके रूप में क्या होते हैं, मक्का एक वास्तविक फल होते हैं। ओके, तो जिस फल का विकास ओवेरी को छोड़कर फूल के अन्य भाग से होता है उनको क्या कहा जाता है, असत्य फल या अवास्तविक फल या फैल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे सेब होता है, नाशपाती होती है, नाशपाती का जो थैलेमस का विकास होता है वो भी इसके जरिए होता है। ओके, तो आप दोनों को अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सच्चा फल या सत्य फल होता है, ए विकसित अंडाशय, बी विकसित बीजांड, सी निषेचित और विकसित अंडाशय और डी निषेचित और विकसित बीजांड। तो आपको बताना है कि जो ट्रू फ्रूट होता है उसकी क्या प्रवृत्ति होती है, कैसा फल होता है वो ट्रू फ्रूट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निषेचित और विकसित अंडाशय। यानी कि वो फल है जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया द्वारा बनता है और एक विकसित अंडाशय के रूप में होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, एक सच्चा फल होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट। कटहल, जैकफ्रूट में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा होता है, ए सहपत्र ब्रैकेट्स, बी सहपत्रक, सी सहपत्र और परिदल पुंज और डी परिदल पुंज। तो आपको पता है जो कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहपत्र और परिदल पुंज होता है। यानी कटहल में जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है, ब्रैकेट्स और पेरियंथ होता है, यानी कि सहपत्र और परिदल पुंज होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन और डी लाइसोसोम। तो आपको बताना है कि इनमें से अधिकांश में जो जेनेटिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आरएनए होता है। कि अधिकांश पादप वायरस में जो जेनेटिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। डिफरेंट आरएनए की फुल फॉर्म होती है, वो होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जो आरएनए होता है वो हमेशा कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है और इसके अंतर्गत एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन व जो वर्सिल बेस होता है। कैसा होता है ये, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं वर्सिल बेस्ड होता है। बात करें राइबोसोम्स की, राइबोसोम पर पाए जाने वाले आरएनए हमेशा किसका संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। यानी कि जो राइबोसोम्स पर जो आरएनए पाए जाते हैं वो हमेशा किसका संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करने में सहायक होते हैं। डीएनए की बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है और इसके अंतर्गत एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और साथ में थाइमिन पाए जाते हैं। ओके, 1953 ईस्वी में जो वॉटसन और क्रिक थे उन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके लिए उन्हें 1962 ईस्वी में किससे सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो क्या बताएंगे आप, डबल हेलिक्स होती है। और इसको प्रतिपादित करने वाले कौन थे, वाटसन व क्रिक, जिन्होंने 1953 ईस्वी में इसका विकास किया था। इसको जाना था कि जो डीएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है और इसीलिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो डीएनए होता है वो एक ऐसा आनुवांशिक पदार्थ है, इसके एक छोटे से भाग से इसके जो छोटा पार्ट होता है उसको जीन कहा जाता है। ओके, तो भारत में अगर बात करें तो भारत में डीएनए प्रिंटिंग, जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट किया जाता है। जो कोई भी अगर चोरी की समस्या बनने में कोई मर्डर वगैरह अगर कोई भी ऐसी समस्या होती है तो उनकी जांच के लिए हमेशा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज किया जाता है। तो इसका श्रेय अगर भारत की अपन बात करें तो भारत में इसको लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को दिया जाता है। यानी कि डॉक्टर लालजी सिंह ने सबसे पहले भारत में ये प्रणाली प्रस्तुत की थी कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा अपन किसी की भी आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो इसीलिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्था वर्तमान समय की बात करें तो 3 जगह पर प्रेजेंट है हमारे जहाँ भारत में। एक तो लखनऊ है, चंडीगढ़ है और एक होता है हैदराबाद। यानी कि हैदराबाद, लखनऊ और चंडीगढ़, इन तीनों जगह पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की लैब प्रेजेंट है, इनकी संस्थाएं मौजूद हैं। ओके फ्रेंड, बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन किन किन से मिलकर बना होता है, तो किन किन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। ओके। और प्रोटीन की अगर बात करें छोटे बच्चों की, अगर छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनमें एक क्वाशियोकोर नामक बीमारी हो जाती है, जबकि मरेमस बीमारी होती है वो हमेशा ये भी किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की कमी से होती है और बच्चों के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है, ए डीएनए, बी आरएनए, सी डीएनए और आरएनए और डी डीएनए या आरएनए। तो आपको बताना है कि जो जंतु वायरस होता है उनमें आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश कैसे होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो हमेशा डबल हेलिक्स प्रवृत्ति का होता है, डबल हेलिक्स संरचना होता है, जिसको 1953 वॉटसन एंड क्रिक्स ने बताया था, इसलिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके। तो जंतु वायरस में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है कैसा होता है, हमेशा डीएनए होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है, ए जीवाणु में, बी विषाणु में, सी शैवाल में और डी फफूंदी में। तो आपको बताना है जो प्रतिजैविक औषधि है वो किसमें पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैक्टीरियाज में, जीवाणु के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके। तो जो प्रतिजैविक औषधि होती है अधिकतर किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जीवाणु के अंदर पाई जाती हैं। तो एक शैवाल होता है जो लेमिनेरिया के नाम से जाना जाता है। जो लेमिनेरिया शैवाल होता है वो हमेशा आयोडीन से प्राप्त किया जाता है। आपको याद रखना है कि लेमिनेरिया नामक जो शैवाल होता है वो हमेशा किससे प्राप्त किया जाता है, आयोडीन से प्राप्त किया जाता है। और शैवाल के अध्ययन को हमेशा फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। इससे क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण जिसके कारण ये अपना भोजन क्या करता है, स्वयं ही बनाने का कार्य करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपस कहते हैं। क्या ऑटोट्रोपस यानी कि जो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। ओके। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये हमेशा धान के खेतों में पाए जाते हैं। और कवक की बात करें, फफूंदी की, फंगस की, तो फंगस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रोपस कहा जाता है। ओके। एक होता है पेनिसिलिन नोटेटम होता है, जो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स दवा बनाई जाती है। यानी कि पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक दवा होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा बनाई जाती है। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, ए WM स्टैनले, बी KM स्मिथ, सी डी इवानोवस्की और EC स्टॉकमैन ने। तो आपको बताना है जो वायरस होता है उसकी खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डी इवानोवस्की ने। यानी कि डी इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो ए है एवी ल्यूवेनहोक, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट कोच और डी लुइस पास्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एवी ल्यूवेनहोक ने की थी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि जीवाणु खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ए बी ल्यूवेनहोक होगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा। तो जो जीवाणु की खोज किसने की, एवी ल्यूवेनहोक ने की थी और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जो जीवाणु विज्ञान की जो शाखा है जीवाणु बैक्टीरियोलॉजी, उसके जनक किसको कहा जाता है, एवी ल्यूवेनहोक को कहा जाता है, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। ओके। और रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। ओके। और उन्होंने बताया था कि जैसे अपन बात करें जो प्याज होता है, एलिम सीपा जिसे अपन कहते हैं, प्याज में आप देखोगे प्याज में एक बारीक सी बिल्कुल पतली सी पन्नी निकलती है।
ठीक है। जब उस पतली सी पन्नी को अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको देखा उसमें विभिन्न प्रकार के गोल गोल खांचे से दिखाई देते हैं, एक बिल्कुल एक कमरे के दिखाई देते हैं। तो उनके अंदर जो कोशिका प्रेजेंट होती है उसकी खोज सबसे पहले एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ओके, तो इसका अगर आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो आपने देखा होगा ततैया देखा होगा आपने, जो पीले कलर का ततैया होता है हमारे राजस्थान में उसको टाटिया कहते हैं। ओके, तो उसका छत्ता आपने देखा होगा, उसका जो छाता होता है वो सदृश्य लायक है, उसी को इन्होंने एग्जाम्पल लेके बताया था। इसके अंदर जो होल्स प्रेजेंट होते हैं उनको इन्होंने कोशिका कहा था। ओके, उसके अंदर जो झिल्ली प्रेजेंट होती है उसको इन्होंने कोशिका झिल्ली कहा। ओके, बात करें रॉबर्ट हुक की तो इन्होंने बता दिया मैंने आपको 1665 में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके का निर्माण किया था। ओके, हैजे का जो टीका होता है उसकी चिकित्सा खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। लुईस पास्चर की बात करें तो लुईस पास्चर को हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की थी, यानी कि हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा किसने खोजी थी? लुईस पास्चर ने खोजी थी। ओके फ्रेंड, आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि। आपको बताना है जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको पादप की संज्ञा दी जाती है, तो क्यों दी जाती है इसका कारण बताना है। ए, इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। बी, वे गति नहीं करते हैं। सी, सभी जगह उपस्थित होते हैं। डी, विखंडन द्वारा गुणन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। यानी कि जीवाणु हमेशा किसके अंतर्गत आते हैं? पादप के अंतर्गत आते हैं, और क्योंकि इनके अंदर हमेशा क्या होती है? एक मजबूत कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? क्या वाकई में लगता है ये वीडियो आपके किसी भी फैमिली मेंबर या किसी भी दोस्तों की जो आपकी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप इसे जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है इसमें इसको शेयर कीजिए। इससे इतना सा होगा उनको अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे, और मेरा भी एक जो छोटा सा मैसेज वो आप तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं, और आगे कोई भी क्वेरी रहती है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे संडे के दिन कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड, धन्यवाद फ्रेंड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और जितने भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।